दोस्तों नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अभ्यर्थियों के लिए पूरे वर्ष पर्यंत या 6 महीने तैयारी करते हैं, उसके बाद उनके परीक्षा की घड़ी आती है और परीक्षा के दौरान जो प्रश्न पत्र है उसको किस तरह हल कर सकते हैं। तो आज अपना विषय है समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीईटी, स्नातक एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 की परीक्षा है, उसका प्रश्न पत्र किस तरह हल करें, प्रश्न पत्र हल करने का तरीका क्या हो, किन किन गलतियों से बचें, इस टॉपिक की हम अपन आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं कुछ पंक्तियों द्वारा शुरुआत करूंगा कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा हो। अब आगे अपन चर्चा करेंगे जो समान पात्रता परीक्षा है जो 27-28 सितंबर 2024 को आयोजित हो रही है। आज 24 तारीख हो गई है, तो 2 दिन बाद 27 तारीख को 2 शिफ्ट में है, 28 तारीख को 2 शिफ्ट में ये परीक्षा है। उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 का प्रश्न पत्र होगा और उसका समय है 3 घंटे हैं और 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 5वें ऑप्शन के लिए दिए जाएंगे। अब मैं शुरुआत करूँ इस वीडियो में इस टॉपिक की शुरुआत करूँ। उसमें दो तरह के अभ्यर्थी, एक अभ्यर्थी नए अभ्यर्थी है जो स्नातक के अंतिम वर्ष हो चुका है और इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, यानी कि उनको इतना लंबा अनुभव नहीं है प्रश्न पत्र हल करने का। दूसरे अभ्यर्थी हैं जो पुराने अभ्यर्थी जो 5 से 7 साल तक परीक्षाओं की कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। तो अब इसमें बात करूँ तो जो नए अभ्यर्थी हैं वह उनके लिए ये परीक्षा प्रश्न पत्र हल करें, वह उनके लिए थोड़ा कश्मकश भरा रहेगा कि हम किस तरह करें। लेकिन जो पुराने अभ्यर्थी हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, तो वो फ्रंट फुट पे खेलेंगे। फ्रंट फुट का मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ तो 1/3 रहती है नेगेटिव मार्किंग में, इसमें नहीं है, तो वो फ्रंट फुट पे खेलेंगे। नए अभ्यर्थियों पुराने दोनों अभ्यर्थी किस तरह हल करें उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, अब मैं बात करूँ 2 तरह के अभ्यर्थी है, सीईटी पात्रता परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, उसमें प्रश्न पत्र हल करने के फायदे क्या है। अगर प्रश्न पत्र हल करने का अगर 1-2 अभ्यर्थी दोनों को नॉलेज बराबर है, कंटेंट बराबर याद है, लेकिन एक अभ्यर्थी में प्रश्न पत्र किस तरह हल किया जाए वो क्वेश्चन अच्छा है और एक में वो क्वेश्चन नहीं है, तो वो दोनों में नॉलेज बराबर है लेकिन वो कहीं न कहीं मात खा जाएगा। 5 से 7 क्वेश्चन उसके कम होंगे ना, जिसमें क्वेश्चन अच्छा है वह 5 से 7 प्रश्न अधिक सही कर जाएगा तथा वो दौड़ में आगे चला जाएगा। अब मैं बात करूँ जो समान पात्रता परीक्षा है, यह पात्रता परीक्षा उसको इजी वे में नहीं ले, क्योंकि इसी पात्रता परीक्षा के बाद पटवारी भर्ती परीक्षा जो 5000 पदों पे होगी और उसके बाद वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा 3000 प्लस पदों पर होगी। आपको बताना चाहूँगा कि पटवारी भर्ती परीक्षा की पहले तिथि फरवरी 2024 में घोषित कर दी गई थी, लेकिन अब सीईटी के दौरान उसको शामिल किया गया है, तो सीईटी का रिजल्ट आएगा उसके बाद वो परीक्षा होगी। तो संभवतः मेरा मानना है कि 2025 में वो जुलाई-अगस्त माह तक 5000 पटवारी, बहुत बड़ी पद हैं। अब पटवारी के बारे में कहना चाहूँगा कि कुछ पद ऐसे होते हैं उसमें साहब लगता है, जैसे कि पटवारी साहब लगता है, जैसे कि एलडीसी है तो उसको बाबूजी कहेंगे, कार्यालय के बाबूजी कहेंगे। तो इस पर तो पटवारी एक अच्छी परीक्षा है, अच्छे पदों की है और उसके बाद वीडियो भी आएगी। और इस पात्रता परीक्षा के बाद कुल 11 परीक्षाएं हैं, उसमें अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। मैं आगे बात करना चाहूँगा इस सीईटी पात्रता परीक्षा में। पात्रता परीक्षा जब पहले थी तब नेगेटिव मार्किंग होने का विवरण दिया हुआ था। दूसरा ये है कि नेगेटिव मार्किंग का दिया हुआ था, दूसरा 40 अंक तो ले आएंगे लेकिन 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाइड करने का विवरण था। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, जो नए नियम बनाए हुए हैं, उसमें बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
और 40% अंक लाने वाले अभ्यर्थी पात्र गिने जाएंगे। यानी 150 नंबर का प्रश्न पत्र है, 150 क्वेश्चन का जो प्रश्न पत्र है 300 का, तो उस 150 में से 60 प्रश्न से अधिक जो अभ्यर्थी सही कर देगा वो पात्र गिना जाएगा। और दूसरी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अब आगे की बात आती है कि प्रश्न पत्र किस तरह हल करें। 1 से 150 तक क्रमशः करें, 1 2 3 4 से 150 तक, या एक पार्ट पहले करें और दूसरा पार्ट जैसे कि एक पार्ट पहले करने का मतलब है कि जो कठिन भाग है उसको बाद में करें, तथा जो सरल भाग है उसको पहले करें। सरल से कठिन भाग की ओर वो है। और दूसरा ये है कि इस 150 प्रश्न में से कुल 7 विषय हैं, जिसमें मानसिक योग्यता और अंग्रेजी ये 2 विषय हैं। थोड़े कठिन कह सकता हूँ, लेकिन इतने भी कठिन नहीं है इसमें। तो इसमें कुल 7 विषय, जिसमें भारत एवं राजस्थान का सामान्य ज्ञान उसमें संपूर्ण आ गया, राजनीति पॉलिटी आ गई, इकोनॉमिक आ गई, इतिहास आ गई, वह संपूर्ण विवरण है। उसके अलावा सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, समसामयिक मामले हैं, ये सब है। लेकिन मेरे को ये नहीं लगता है कि जैसे कि शिक्षक भर्ती है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान अपन बाद में करें, है ना। उसके अलावा एनडीसी भर्ती है उसमें जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और सामान्य ज्ञान है, तो उसमें गणित विषय है उसको हम बाद में हल करें, और पहले हल हम कर सकते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान को। लेकिन इसमें मेरे को ये नहीं लगता है कि आप अपन को पहले इस पार्ट को हल करना चाहिए। मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, उसमें कुछ गणित के भी क्वेश्चन आएंगे और अंग्रेजी। इसमें मेरा ये मानना है कि अभ्यर्थी को 1 से अनवरत 150 तक प्रश्नों को हल करना चाहिए। अब बात मैं करूंगा कि उन प्रश्नों को किस तरह हल करें। अब उसमें उन प्रश्नों को हल हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, मैंने जो पहले परीक्षाएं दी थी उसमें मैं एक प्रश्न हल करता, उसके बाद जो प्रश्न हल कर देता उसके बाद उसको OMR में तुरंत बबल्स भर देता। लेकिन वो पहले जैसे कि मैंने पूर्व परीक्षा थी उसमें ये किया था, लेकिन मैंने बहुत सारे अच्छे व्यक्ति को सुना प्रश्न पत्र किस तरह हल करे, या मैंने चर्चा करी उनसे, तो उसके बाद मैंने और सीखा दूसरा तरीका कि स्लॉट में हल करना है। स्लॉट यानी 30 प्रश्न हल कर दिए, उसके बाद उसमें 30 में से मान लो अपने 20 प्रश्न सही करे तो 20 को पहले जो गोले हैं वो OMR में भर दे, फिर 30 क्वेश्चन करें, 30 करके 150 प्रश्न हल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि 50-50 के स्लॉट में हल कर सकते हैं। तो मैंने जो प्रश्न है वो बार अभी परीक्षा में नहीं थी, तो 50-50 स्लॉटों में उस प्रश्नों को हल किया। उसमें यह है कि आपको जो उचित लगता है, आपको ये लगता है कि मैं OMR में एक प्रश्न हल करके OMR में भरूं, दूसरा प्रश्न हल करके OMR में भरूं। दूसरा तरीका यह है कि स्लॉट में भरे। 150 प्रश्न है तो 50 प्रश्न हल कर दिए, पेपर में हल्का सा टिक लगाओ, शिक्षक आपको कोई मना नहीं बोलेगा, हल्का सा टिक लगा दो, फिर आगे हल्का सा टिक लगा दो, फिर 50 प्रश्न हल हो गए। उसके बाद उसको OMR में उसको बबल्स को काले करने, बबल्स को भरने हैं। इन दोनों में आपका प्रश्नों का कौन सा तरीका अच्छा है? मैंने दोनों तरीकों का प्रयोग किया है। मेरा मानना है कि जो स्लॉट में भरते हैं तो रिदम में होते हैं तो वो प्रश्न पत्र अच्छे ढंग से हल कर पाएंगे। उसमें बार यूं पेपर में देखा फिर OMR देखा, उस तरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो रिदम में रहेंगे। तो मेरा मानना ये कि 50-50 के स्लॉट में अगर प्रश्न पत्र पर हल करे तो उसके फायदे अधिक होंगे इन दोनों में बात। लेकिन कोई नया अभ्यर्थी है तो वह इस तरीके को अपना सकता है कि पहले प्रश्न एक हल करे OMR में भरे। लेकिन वो भी अगर अभी से प्रयास करे तो ये 50-50 स्लॉट में हल करने का जो प्रावधान है वो अच्छा रहेगा। उसके अलावा मैं बात करूं कि जो प्रश्न है वह प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न कैसे हल करें। जैसे कि आपने पहला प्रश्न देखा, स्लॉट में हल करने का तरीका बताओ, है ना, वो OMR ये दोनों तरीकों में, लेकिन 1 से 50 प्रश्न हल कैसे करें उसके बारे में बताओ। पहला प्रश्न आपके सामने आया आपके सामने और उस प्रश्न का उत्तर आपको 100% आता है, 100% आश्वस्त हो तो प्रश्न पत्र के ऊपर टिक कर दो और 4 ऑप्शन में उसमें जो भी है उसको हल्के से टिक कर दो। दूसरा प्रश्न ऐसा है
कि जो आप दो ऑप्शन में फंस गए, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। दो ऑप्शन में व्यक्ति वह फंसता है जो पाठ्यक्रम, जो अपनी जो पाठ्य सामग्री है उसको अच्छे से रिवीजन नहीं करता है। जो रिवीजन करता है, बार बार रिवीजन, एक बार कॉन्सेप्ट को समझता है उसके बाद उसको बार बार रिवीजन करता है, वह अभ्यर्थी कम दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन तक वो फंसता है। बाकी जिसने अवधारणा को क्लियर किया है और जो पाठ्य सामग्री को बार बार रिवीजन किया, वह अभ्यर्थी दो ऑप्शन तक नहीं जाएगा। लेकिन प्रत्येक अभ्यर्थी है वो कहीं न कहीं एक्यूरेसी तो रहेगी, लेकिन उसके साथ वो दो ऑप्शन और तीन ऑप्शन तक जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जो प्रश्न, पहला प्रश्न आ रहा है उसको टिक कर दो पेपर में, और पेपर में अब चार जो भी ऑप्शन है उसमें टिक कर दो। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि जो आप उसको दो ऑप्शन में हो, तो दो ऑप्शन में तो उसके उस प्रश्न के ऊपर गोला लगा दे। पेपर में प्रश्न के ऊपर उसको गोला लगा दिया जाए, प्रश्न के ऊपर गोला अपन लगा देंगे तो वो आपको दूसरे चरण में करोगे तब ध्यान देगा। तीसरा प्रश्न ऐसा है कि आप तीन ऑप्शन में फंस गए, उसको भी आप गोला लगा दें। चौथा प्रश्न ऐसा है कि आपको बिल्कुल नहीं आता, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं आता तो उसको आप दूसरे चरण में करोगे तो भी मेरा मानना है कि फायदा नहीं है। वो प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है यानी कि संपट में ही नहीं है, तो उसको प्रश्न पत्र में टिक कर दो और ऑप्शन में भी टिक कर दो और उसको हल कर दो। क्योंकि जो दो ऑप्शन में यानी तीन ऑप्शन में आप दूसरे चरण में एलिमेंट करते हो हल करोगे तो आपको अधिक फायदा होगा। तो दो चरणों में हल करना है प्रश्न पत्र। पहले चरण में हल करना है 150 में, भले आपको मान लो 70 प्रश्न है तो 70 प्रश्न जो 100% आश्वस्त है उनको आप हल करो। फिर दूसरे चरण में एलिमेंट करते हुए, पहला चरण तो कर दिया, फिर दूसरे चरण में आप आए तो दूसरे चरण में एलिमेंट करो, यानी कि छांटना है। जैसे कि एक ऑप्शन ऐसा है कि बिल्कुल उसमें दूर दूर तक उसका उस प्रश्न से वास्ता नहीं है, तो उस प्रश्न के आगे प्रश्न के ऑप्शन के आगे क्लिक कर दो। फिर दूसरा ऑप्शन देखो ये भी नहीं हो सकता है, फिर उसको क्लिक कर दो। फिर इन दोनों ऑप्शन में तर्क वितर्क करते हुए उसको अनेक तरह से जोड़ते हुए पूरी शक्ति और से उसको और दिमाग के तर्क के द्वारा उसको फिर उन दोनों में एक बेस्ट ऑप्शन चयन करके हमें उसको हल कर देना है एलिमेंट। तो आपको समझ गए होंगे कि प्रश्न पत्र को दो चरणों में हल करना है। पहले चरण में जो 100% आश्वस्त हैं उन प्रश्नों को हल करें। दूसरे चरण में मैं कहना चाहूंगा तीन चरण नहीं लेने, पहले में तो जो 100% आया उसको क्लिक कर दो। दूसरे चरण में जो दो ऑप्शन तीन ऑप्शन तक प्रश्न है उनको आप हल कर दो। नहीं जो बिल्कुल नहीं आता उसको पहले चरण में हल करो, इसमें नेगेटिव मार्किंग इसलिए कह रहा हूं, है ना। तो फिर दूसरे चरण में आप दो या तीन ऑप्शन के जो प्रश्न उसको प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उसको एलिमेंट करते हुए उसको अच्छे से उसको हल करो। अब मैं बात करूंगा कि अंतिम 10 मिनट पांचवें ऑप्शन के दे रखे हैं। आरपीएससी ने ये लागू करा, उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड ने लागू करा, उसको लागू किया अपनी परीक्षाओं में। तो मैं कहना चाहूंगा कि अंतिम दो ऑप्शन है वह अंतिम 10 मिनट पांचवें ऑप्शन के लिए दिए हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब अगर प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग होती तो आपको 150 में से मान लो कि 100 ने 20 क्वेश्चन किए तो 30 प्रश्न जो बचते थे उनमें आपको पांचवें ऑप्शन में गोला भरना था। लेकिन इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग हटा दिए तो आपको जो पांचवा ऑप्शन दिया जाएगा तो पांचवें ऑप्शन में आपको एक भी बबल्स काला नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए अपन को इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए अपन को 150 के 50 प्रश्न को ए बी सी डी 4 ऑप्शन में भरना है। जो 100% आ रहा है उसको तो क्लिक करो, 2 या 3 में आ रहा है उसको भी क्लिक लो, बिल्कुल मान लो कि प्रश्न नहीं आ रहा है उनको भी 1 से 4 में ही आप उनको गोला भरना है। ये आपको मैं बता दूं, 5 बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है और आपको नहीं आ रहा है तो उसमें 5 बबल्स में भरने की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं प्रिय अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, प्रिय परीक्षार्थियों को कहना चाहूंगा कि आप 5वां ऑप्शन का प्रयोग इसमें नहीं करना है ना। आपको 150 प्रश्न को हल करना है, 150 प्रश्न पे गोले बबल्स करने, क्योंकि माइनस मार्किंग भी नहीं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अब मैं आगे बात करूंगा। प्रश्न एक दार्शनिक थे सुकरात, उन्होंने कहा था
प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। बहुत बार परीक्षार्थी अभ्यर्थी पूरे वर्ष पर्यंत मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा महत्वपूर्ण है, उसमें मैं कह रहा हूँ पूरी, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि परीक्षा आदमी एक प्यासा अभ्यर्थी उस नौकरी के लिए प्यास है, उसको तड़प है, वो प्रश्न में जान लगा देगा, उसका उस परीक्षा के 3 घंटे किस तरह निकलेंगे वो उसको पता नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सुकरात ने कहा था प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। इसलिए प्रिय परीक्षार्थियों, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पूरे प्रश्न को एक एक कीवर्ड को अच्छे से, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, और प्रश्न को अच्छे से समझने के साथ साथ उसके 4 ऑप्शन है उनको भी अच्छे से समझो, है ना। फिर उस समझते हुए प्रश्नों को हल करने, उस प्रश्न के दौरान आपको पेन का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कोई जो पेपर है प्रश्न पत्र को कुछ नहीं करना, आपके शिक्षक आपको कोई नहीं बोले प्रश्न ध्यान से पढ़ो, उसमें कोई कीवर्ड उसके ऊपर अंडरलाइन करो, कीवर्ड के ऊपर अंडरलाइन करो, समझो। उसके बाद कीवर्ड के बाद निम्न में से यह नहीं है, तो नहीं है तो उसके ऊपर गोला लगाओ, फिर उसके ऊपर गोला लगाओ तो ध्यान में रहेगा इसमें एक नहीं है 3, जो एक नहीं है 3 सही, एक नहीं है उसको छाटना है। तो उस तरह अपन को इस प्रश्न पत्र को प्रश्न को हल करने हैं, प्रत्येक प्रश्न तथा 4 ऑप्शन को। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रश्न एक बार समझ में नहीं आए आपको तो दूसरी बार पढ़ो, आपके पास टाइम है, पूरे 3 घंटों का मेहनत करना। कोई अभ्यर्थी ये समझे कि मैं 2 घंटे में प्रश्न पत्र हल करके बैठ जाऊं, फायदा होने वाला नहीं है। आप 6 महीनों से पढ़ रहे हो, वर्ष पर्यंत पढ़ रहे हो, वहां आप जल्दी कर देते हो, वो मतलब नहीं। इसलिए उस पूरे प्रश्न पत्र को पूरे समय में आपको हल करना है। हाँ, वो बात अलग है 15 मिनट है आसपास उसके पहले हल हो, बाकी पूरे समय में उसको हल करना है। मैं कहूँगा कि प्रत्येक प्रश्न तथा उसके 4 ऑप्शन, अगर कोई प्रश्न है वो नहीं समझ में आए तो उसको दूसरी बार पढ़ो, ध्यान से उसके ऑप्शन पढ़ो, फिर एलिमेंट करते हुए उन प्रश्नों को अपन को हल करना है। और उसके बाद मैं बताऊं, हालांकि इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, फिर भी OMR को ध्यान से पढ़ना है। यानी कि अगर मैं इसमें नेगेटिव मार्किंग है, फिर भी मैं अभ्यर्थी को कहना चाहूंगा, अगर अभ्यर्थी ने ध्यान से भी प्रश्न संख्या 25 है, उसका राइट आंसर बी था और उसके सी में पॉइंट पेन की नोक भी छू गई, तो वह नेगेटिव मार्किंग में गिना जाएगा। भले ही आप उसको ब्लेड से या चौक से कितना भी प्रयास करो, लेकिन वो कंप्यूटर स्कैन करने वाला है नहीं। इसमें मैं कहूँगा कि OMR को ध्यान से भरना। किसी अभ्यर्थी ने 150 में से भले उसने 110 प्रश्न सही कर लिए, कट ऑफ रुक गई 102 पे, ये इस भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी भर्तियों की, लेकिन उसने जानबूझ के 2 बोले दूसरी जगह भर दी, 2 प्रश्न उसके गलत हो गए, तो 2 प्रश्न के चक्कर में वह बहुत सारे अभ्यर्थी से दूर हो जाए, पीछे हो जाएगा। काउंसलिंग में वो पीछे हो जाएगा तो उसको नौकरी का स्थान भी दूर मिलेगा। तो इसलिए इस छोटी चीजों को ध्यान रखनी है। प्रिय परीक्षार्थियों, अब मैं बात करूंगा कि प्रश्न को शांत चीज से, चाणक्य ने कहा था जिंदगी में विकट से विकट जो परिस्थिति आती है उसको शांत मन से उस समस्याओं से बाहर किस तरह निकला जाए, उस और अगर ध्यान देंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। तो मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा परीक्षा को बिल्कुल शांत, सहज और धैर्य से करना, कोई जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी का मतलब कि यार कि टाइम पूरा हो जाए तो मैं प्रश्न जल्दी कर दूं, नहीं। आप पहले चरण में प्रश्न गलत करो, उसकी तुलना में उसको आराम से करो। जल्दबाजी में प्रश्न गलत हो जाएगा। धैर्य से, सहजता से, शांत चित्त से, सहज से एवं धैर्य से प्रश्न पत्र को हल करना। अब जो परीक्षार्थी है उसको मैं बताना चाहूंगा, प्रिय परीक्षार्थियों, मेरा ये मानना है कि जिस दिन परीक्षा उस दिन अपन को बिल्कुल बिना थके, बिल्कुल आप उस परीक्षा के, जैसे कि मेरा मानना 50 किलोमीटर के आसपास का परीक्षा केंद्र, 50 किलोमीटर की दूरी के अंदर का परीक्षा केंद्र हो तो उस दिन चले जाओ तो चल जाए। लेकिन अगर 50 किलोमीटर से अधिक दूरी का प्रश्न पत्र है तो आपको एक दिन पहले वहां पहुंचना जरूरी है। और पहले पहुंचोगे तो आराम से पहले दिन रहोगे, दूसरे दिन शांत से
शांति से आप परीक्षा को हल कर पाओगे। तो इसलिए हाँ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि पहले दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं प्रिय परीक्षार्थी को बोलना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ मान लो आपका परीक्षा केंद्र उदयपुर है, बांसवाड़ा का अभ्यर्थी उदयपुर जाता है, वो पहुंचता है 10 बजे। अब 10 बजे जाता है, वहाँ पहुंचता है, पहुंचने के बाद वो होटल तो दूसरे की है, वहाँ रोटी तो मिल रही है, ठूस ठूस के खा लिया, ठूस ठूस से खा लिया उस अभ्यर्थी ने। मैं कहूँगा कि ठूस ठूस से खा लिया, अब वो बचेगा कब? इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप संतुलित रूप से 2-3 रोटी खा लो, वो भी 8-9 बजे के पहले खा लो, संतुलित आहार करो, ताकि दूसरे दिन आप बिल्कुल अच्छे से परीक्षा आप दे सको, है ना। उसके अलावा बात करूँगा परीक्षा के पूर्व या परीक्षा के दौरान बहस या चर्चा नहीं करें। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी अभ्यर्थी को, भले ये परीक्षा और सीट की परीक्षा हो या दूसरी प्रतियोगी परीक्षा हो, परीक्षा के पूर्व यानी कि परीक्षा के पूर्व बहुत सारी चर्चा होती है कि किसी ने कोई एक प्रश्न पूछ लिया, आपको नहीं आया तो आप फिर वो हो जाओ, इसलिए कोई चर्चा नहीं करनी, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अब एक बार और जोड़ना प्रिय परीक्षा, क्योंकि परीक्षा के पहले दिन, जैसे कि आपकी परीक्षा है 27 तारीख, तो उसके एक दिन पहले यानी आप 26 को पहुंचे या 27 को जाने वाले हैं, तो मेरा मानना है कि आपने तैयारी हो चुकी है, तो इसलिए 6 बजे बाद पुस्तक छोड़ देनी चाहिए। जो पढ़ लिया पढ़ लिया। बहुत सारे परीक्षार्थी तो पूरी रात भर पढ़ते हैं, रात को लंबी रात तक पढ़ते हैं, और दूसरे दिन परीक्षा है, मान लो कि शाम की शिफ्ट में है, तो फिर भी वो 12-1 बजे तक दूसरे दिन ही पढ़ते रहते, तो पूरा दिमाग तो आपने वहाँ खपा दिया, थक गए। अब परीक्षा में पूरी शक्ति तो आपको 3 घंटे परीक्षा में लगानी है, तो आप अगर पहले उस परीक्षा के पहले आप पढ़े तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो भी याद है वो याद हो गया। तो परीक्षा के पहले दिन 6 बजे के बाद मेरा मानना है कि पुस्तक आपको नहीं पढ़नी चाहिए। अब मैं आगे बात करूंगा कि परीक्षा के पूर्व एवं परीक्षा के दौरान किसी से बहस नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ प्रिय परीक्षार्थियों की हर परीक्षा में घड़ी लगी हुई होती है, लेकिन बहुत सारी परीक्षा में घड़ी नहीं होती है। तो उसके मतलब ये नहीं है कि अपन शिक्षक को टाइम नहीं पूछे, शिक्षक को बिल्कुल टाइम नहीं पूछता। मैं कहूँगा जो बोलेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं बोलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब शिक्षक को जैसे कि 1 घंटा हो तो पूछते हो सर कितना समय, 50 प्रश्न पहला स्लॉट दिया, सर कितना समय हुआ। फिर 50 प्रश्न हल करने के बाद शिक्षक महोदय को पूछो कितना समय हुआ है। फिर 50 प्रश्न हल करने के बाद शिक्षक महोदय को पूछो कितना समय हुआ है। फिर दूसरा चरण हल कर रहे हो तो पूछो, 3 से 5 बार शिक्षक महोदय को पूछो, इससे फायदा होगा। नहीं तो आप बिना पूछे हल कर रहे हो, अचानक आपको ये हो, अचानक बता दिया गया कि आधा घंटा बाकी और आपके प्रश्न पत्र हल करने बाकी है, मान लो कि अधिक बाकी है, तो फिर फटाफट करने के चक्कर में टाइम को मैनेजमेंट करते हुए आपको प्रश्न हल करना है। अब मैं आगे बात करूं परीक्षार्थी, हाँ, अब उसमें क्या होता है, हालांकि ये अधिक दिक्कत नहीं है कि सर्वोच्च वाचन तो मौन वाचन है, वही बेहतर वाचन है, तो प्रश्न पत्र को बिना बोले आपको हल करना है। लेकिन बहुत सारे परीक्षार्थी कभी होते बोल के हल करते हैं, तो उसका जो साथी परीक्षार्थी है, तो साथी परीक्षार्थी को क्या होता है कि जो साथी परीक्षार्थी उसको डिस्टर्ब होता है। क्या होता है? डिस्टर्ब होता है साथी परीक्षार्थी को। तो वो डिस्टर्ब होता है साथी परीक्षार्थी, तो बहुत सारे परीक्षार्थी नए हैं, तो वो वीक्षक महोदय को नहीं कह पाते। वीक्षक महोदय की ड्यूटी है कि उसका ये कर्तव्य है कि उस परीक्षा कक्ष में जो भी अभ्यर्थी हो उनकी सभी समस्याओं का समाधान करे, और जो भी परीक्षार्थी को जानकारी जो OMR भरने में है या कोई अभ्यर्थी डिस्टर्ब कर रहा है तो बिल्कुल आप बोलो। बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं बोलते, जो नए अभ्यर्थी है तो उनको कहीं वो बोलते पूरा प्रश्न पत्र हल कर रहा है ना, आप हैं वो बोलोगे ही नहीं तो आपकी प्रश्न पत्र बिगड़ जाएगा, आपका प्रश्न पत्र बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोई आपका साथी परीक्षार्थी अधिक बोल के प्रश्न पत्र हल करता है तो वीक्षक को तुरंत आप बोल दो, तो वो फिर परीक्षार्थी नहीं बोलेगा। अब ये परीक्षार्थी की बात तो हो गई, लेकिन जो वीक्षक महोदय कभी कभार मैंने देखा है कि वीक्षक महोदय है अमूमन आपस में चर्चा करने लग जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या है कि अपन आज़ाद देश में रहते हैं, तो किस प्रकार बताएं, उस परीक्षा के नियम हैं, उस परीक्षा के रूल्स हैं कि बिल्कुल शांति से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन
बहुत सारे विषय क्या मैंने खुद ने देखा है, मैं आपको बात करूं कि सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा थी तो उसमें बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो तो जानते हैं कि हमें हमें किसी प्रकार की चर्चा नहीं करनी है ताकि जो परीक्षार्थी उसको डिस्टर्बेंस नहीं हो, है ना। लेकिन बहुत सारे विषय की मूल प्रवृत्ति होती बोलना, लेकिन मूल प्रवृत्ति तो है, लेकिन परीक्षार्थी जो 6 महीने से दिन रात मेहनत कर रहा है, 1 वर्ष तक पढ़ रहा है और उस परीक्षा के दौरान आप चर्चा करोगे, बोलोगे तो वो कहीं न कहीं उसको डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही थी, तब मैं प्रश्न पत्र हल कर रहा था। मेरे कक्षा के शिक्षक नहीं, जो मेरे कक्षा के 5 के कक्षा थे उसमें एक शिक्षक महोदय जोर से बोल रहे थे। मैंने मेरे कक्षा के शिक्षक महोदय को कहा कि सर डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज कुछ सर को ना बोल। मेरे जो कक्षा में जो शिक्षक थे उन्होंने उन शिक्षक को बोला कि आप जो परीक्षार्थी है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप मत बोलो। फिर भी 1 बार बोला, उन्होंने 2 बार बोला, फिर वो नहीं माने तो मेरे को बोला विषय महोदय आप जाओ बोलो। तो मैंने विषय महोदय को बोला देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े वहां तक आप प्रेमपूर्वक बोलो, 1 बार प्रेमपूर्वक, 2 बार प्रेमपूर्वक, 3 बार प्रेमपूर्वक बोलो। उसके बाद भी आप जिसकी शिक्षक भर्ती में शिक्षा मनोविज्ञान आता है, वो पेपर की शिक्षा मनोविज्ञान थोड़ा अच्छा लेवल का था, तो वो बार बोल रहे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न हल करने आपको। मैं अब प्रश्न पत्रों का स्तर सीधा नहीं रहा, वो पूरे प्रश्न पत्र घुमा के आते, उसमें पूरी मानसिक शक्ति का उपयोग करना होता है। और एक तरफ तो वो परीक्षार्थी उन प्रश्नों से जुड़ता है, दूसरी तरफ शिक्षक उसको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। और वो परीक्षार्थी क्या करे, जो सजग है उसको नियमावली पता है, जो बोल पाता है वो तो तुरंत बोल देगा। मैंने बोला, उन्होंने बोला कि आप उठ के बोल दीजिए उनको, कि वो नहीं बोले। मैं उनके पास गया, मैंने 3 बार, मैं कह रहा हूँ परीक्षा के दौरान उलझना है ही नहीं, क्योंकि उलझना है नहीं, उलझोगे तो आप डिस्टर्बेंस होंगे, शांत चीज से ही करना है। लेकिन आप उस मोड़ पे पहुंच जाए कि मान ही नहीं रहे शिक्षक महोदय ने, आप उस परीक्षा से मान ही नहीं रहे, आपको नुकसान हो सकता है, आपको हानि हो सकती है। तो फिर हानि हो सकती है तो उसकी तुलना आप उठ के प्रेमपूर्वक बोल दो। मैंने बोला सर मैं डिस्टर्बेंस हो रहा हूँ, प्लीज आप जोर से बातचीत नहीं करो, ये तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैंने ये भी बोल दिया अगर आप बोलते रहे इसी तरह में डिस्टर्ब हुआ तो मैं बाहर जाके आरपीएससी के अध्यक्ष महोदय हैं उनको मैं उनको पत्रकार के द्वारा या मैं फोन के द्वारा सूचित करूंगा कि मेरे को अमुक परीक्षा केंद्र में अमुक शिक्षक ने मेरे को डिस्टर्ब किया तथा परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न किया। बार प्रेमपूर्वक समझाने के बाद, इसलिए मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी आपको धब के या वो शिक्षक चर्चा कर रहे हैं तो आप उसको नहीं हल करते जा रहे हैं, नुकसान उठाते जा रहे हैं। प्रिय परीक्षार्थी को मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल क्यों आप उन शिक्षक महोदय को, जो सरकारी कर्मचारी है या निजी कर्मचारी, दोनों को उनकी जो दिन के जो कार्य का रुपये है वो तो मिल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो ड्यूटी का एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, उनको तो पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ना। आप उनको नहीं कह पा रहे हो तो बिल्कुल ये गलत है। प्रिय परीक्षार्थियों मैं कहना चाहूँगा, ये मैंने देखा है, मैंने तुरंत बोला। उसके बाद एडीएम महोदय आए, उनको मैंने बोला सर वो शिक्षक महोदय हैं, वो मैं 2 बार बोला, 3 बार प्रेमपूर्वक बोला, फिर भी बोल रहे थे सर आप उनको मना कहो, नहीं तो मैं आरपीएससी महोदय तक ये बात पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने ना कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, अब वो आवाज़ नहीं करेंगे। उसके बाद मेरे को डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैं आपको बोलना चाहूँगा उस परीक्षा की मेरे को सफलता भी मिली, ऐसा नहीं है कि उसमें नुकसान हो। उसमें सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में मेरे को सफलता भी मिली। अब मैं आगे बात करूंगा अब इस सभी तरह की बिंदुओं की मैंने चर्चा कर ली। अब मैं फिर कहना चाहूंगा कि इस भर्ती परीक्षा के बाद ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 40% से ऊपर उत्तीर्ण कर लेंगे, लेकिन जो अच्छे जो अधिक अंक लाएगा वो अभ्यर्थी कहीं आगे ही रहेगा। इसलिए इस परीक्षा को कम मत आंकिए, अब अच्छे से परीक्षा दीजिए तथा इस परीक्षा के बाद जिसको पटवारी बनने का सपना है, ये परीक्षा क्यों आयोजित हो रही है फिर बताऊं। क्योंकि परीक्षा में पटवारी भर्ती परीक्षा आवेदन 15 लाख आते, तो 15 लाख आवेदन आते तो उसमें फिर पेपर लीक की वो समस्या रहती। तो कम अभ्यर्थी इसमें शामिल हो तथा कई प्रश्न पत्र लीक हो, इसलिए आप
प्रश्न पत्र लिखो, उसको किस तरह रोक सकते हैं, इसलिए सीईटी का आयोजन किया गया। तो इसके बाद पटवारी की राह खुलेगी, वीडियो की राह खुलेगी, उसके बाद अकाउंटेंट भर्ती की राह खुलेगी, कुल 11 भर्तियों की इसके बाद राह खुलेगी। इसमें मैं कहना चाहूँगा प्रिय विद्यार्थियों को, अपने अपनों में चर्चा करी है, उसके बाद कब आगे आप जो नकारात्मक अंकन की जो परीक्षा होगी, इसके बाद मान लो पटवारी की है, जैसे कि पशु परिकर भर्ती है, जिस परीक्षा में नकारात्मक अंकन किया जाएगा उस परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसे हल करें उसको मैं अच्छे से मैं एक बार फिर हल करवाऊंगा। इसलिए प्रिय परीक्षार्थियों को कहूँगा कि अच्छे से प्रश्न पत्र हल करना, और हमारी ओर से आपको समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर, और मैं साथ में बोलूंगा कि सीनियर सेकेंडरी स्तर का भी प्रश्न पत्र भी ऐसे आएगा, नकारात्मक अंकन भी ऐसी है, सभी नियम ऐसे हैं। तो ये दोनों परीक्षार्थियों के लिए जो स्नातक स्तर की बैठ रहे हैं और सीनियर सेकेंडरी स्तर, इसके बाद जो कांस्टेबल भर्ती आयोजित होगी वो भर्तियां इसमें शामिल गई है। इसमें बैठने वाले दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए पूरा वीडियो लेक्चर है वो आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं अंतिम रूप से सीईटी के समस्त अभ्यर्थियों को, जो 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, स्नातक एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर के सभी अभ्यर्थियों को मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। अच्छे से पेपर करो, बिल्कुल आपने मेहनत करिए, परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। अब मैं अंतिम रूप से कहना चाहूँगा, जो पहले कल 2 दिन पूर्व मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था, परसों बनाया था, उसमें मेरे को आपके अभ्यर्थियों का प्यार मिला, इसलिए मैं आपको सबको शुक्रिया कहना चाहूँगा। मैं फिर दिल से कह रहा हूँ कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि वह अभ्यर्थी जो एप्लीकेशन के माध्यम से भी मान लो कि वो पढ़ाई नहीं कर पाता, उसके पास पैसे नहीं है, तो अभ्यर्थी, सभी तरह के अभ्यर्थी जो परीक्षा को उत्तीर्ण कर सके, है ना, वही उद्देश्य है इस चैनल का। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना तथा सीईटी के दूसरे जो अभ्यर्थी हैं उन तक शेयर करना। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।